थर्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन केस ऑफ हेलोएल्केन्स होती है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन बाय नाइट्राइट ग्रुप। अब ये नाइट्राइट ग्रुप क्या होता है? ONO ग्रुप को हम बोलते हैं नाइट्राइट ग्रुप। कि जब ऑक्सीजन जो है वो कार्बन के साथ अटैच हो तो ये रिएक्शन कैसे की जाएगी? हेलोएल्केन, इसमें हम ऐड करें KONO, पोटेशियम नाइट्राइट। बुक्स में जनरली इसको लिखा जाता है इस तरह से KNO2, पर इस तरह से कभी भी इसको नहीं लिखना चाहिए। क्यों? क्योंकि नाइट्राइट ग्रुप जो है वो उसकी स्ट्रक्चर होती है इस तरह से, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज होता है, ये ऑक्सीजन अटैच होती है विद K पॉजिटिव आयन। पॉजिटिव और नेगेटिव में अट्रैक्शन होगी तो K के साथ O अटैच होगा, इसीलिए मैंने इसको लिखा है KONO। अगर हम KNO2 लिखें तो ऐसा अपीयर होता है कि जैसे नेगेटिव चार्ज है नाइट्रोजन के ऊपर और वो K पॉजिटिव के साथ अटैच्ड है। तो अगर हम हेलोएल्केन में KONO ऐड करें तो क्या ऑब्टेन होगा? ये तो आपको पता ही है कि यहां से मेटल हेलाइड तो निकलना ही निकलना है। मेटल जो जब भी कहीं भी हेलोजन देखेगी तो मेटल हेलाइड तो फटाफट जाएगा ही जाएगा, और यहां पे हमें ऑब्टेन हो जाएगा नाइट्राइटो एल्केन, ONO प्लस KBr, इस तरीके से। तो बड़ी सिंपल सी रिएक्शन है। फिर इसके बाद फोर्थ रिएक्शन होगी सब्स्टिट्यूशन बाय नाइट्रो ग्रुप। नाइट्रो ग्रुप होता है जब नाइट्रोजन के थ्रू अटैचमेंट हो, ये NO2 ग्रुप लगे। अगर कार्बन का बॉन्ड बने विद नाइट्रोजन तब हम कहेंगे इसको नाइट्रो। तो इस केस में हम यूज करते हैं सिल्वर नाइट्राइट AgONO। तो यहां पर हमें ऑब्टेन होता है NO2 प्लस AgBr। तो सब्स्टिट्यूशन बाय नाइट्रो ग्रुप जो है वो इस तरीके से होगी। अब दोनों में क्या डिफरेंस पड़ा? पहले केस में मैंने ऐड किया था KONO और उससे नाइट्राइटो एल्केन बना था। दूसरे केस में सिल्वर नाइट्राइट यूज किया AgONO, तो उस केस में नाइट्रो एल्केन बन गया। तो ऐसा डिफरेंस जो है वो क्यों आता है? तो इस बात को एक्सप्लेन हम कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। मैं दोनों जो पॉइंट्स हैं उनको इकट्ठे ही एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो यहां पर आप लिख सकते हो नोट, KONO और पोटेशियम नाइट्राइट is an ionic compound which ionizes as उसके बाद आप ये इक्वेशन लिख लो कि KONO की आयोनाइजेशन कुछ इस तरीके से होती है। इन दी नाइट्राइट आयन, आप आगे लिख लो, इन दी नाइट्राइट आयन द नेगेटिव चार्ज is delocalized over both the oxygen atoms as यहां पर आप देख सकते हो कि ऑक्सीजन के ऊपर है एक लोन पेयर, यानी कि नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर और N, फिर सिग्मा बॉन्ड, फिर पाई बॉन्ड। N और पाई ऑल्टरनेट हुए तो इसको हम कहते हैं N पाई कंजुगेशन। यानी कि ये भी एक कंडीशन होती है रेजोनेंस की कि जहां कहीं भी N पाई कंजुगेशन हो रेजोनेंस वहां पर होगी ही होगी। तो इस तरीके से यहां पर रेजोनेंस प्रोसीड करेगी कुछ इस तरह से। लोन पेयर जो है उसका बॉन्ड पेयर बनेगा और बॉन्ड पेयर जो है वो लोन पेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमें ऑब्टेन होगा ये वाला आयन
कि नेगेटिव चार्ज या इस ऑक्सीजन के ऊपर है या इस ऑक्सीजन के ऊपर है तो सिर्फ ऑक्सीजन के ऊपर ही। और जो हेलो एल्केन है उसमें जिस कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, इस कार्बन के ऊपर जिसके साथ हेलोजन अटैच्ड है, तो उसके साथ नो डाउट जाकर नेगेटिवली चार्ज्ड ऑक्सीजन ही अटैच होगी। अगर ऑक्सीजन ही अटैच होगी तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ही बनेगा। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड बना तो नाइट्राइटो एल्केन ही फॉर्म होगा। तो हमें जो अगर ब्रोमोइथेन हम यूज करें तो जो प्रोडक्ट मिलेगा वो होता है ये नाइट्राइटो एल्केन हमें ऑब्टेन होगा। तो आप लिख सकते हो, ये आपने लिखा था कि द नेगेटिव चार्ज इज डीलोकलाइज्ड ओवर बोथ द ऑक्सीजन एटम्स एज, उसके बाद ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाई। तो फिर आप लिखो देयरफॉर द न्यूक्लियोफिलिक अटैक takes place through oxygen only and nitritoalkane gets formed and nitritoalkane gets formed। फिर इसके बाद अगर हम सिल्वर नाइट्राइट यूज करें तब नाइट्रोएल्केन क्यों बना, तो उसके लिए आप लिख सकते हो नेक्स्ट लाइन में, ऑन द अदर हैंड सिल्वर नाइट्राइट और AgONO is a covalent molecule, is a covalent molecule। यहां पर आप देख सकते हो कि लोन पेयर्स जो हैं वो ऑक्सीजन एटम्स के ऊपर भी हैं और नाइट्रोजन के ऊपर भी लोन पेयर है। तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक किस एटम के थ्रू होगा, यहां पर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की कम होती है, यानी कि वो अपने लोन पेयर को थोड़ा लूजली हेल्ड रखेगा। तो जहां पर भी लूजली हेल्ड लोन पेयर अवेलेबल है, जो न्यूक्लियोफिलिक अटैक है वो उसी साइड से होगा। इसलिए हेलो एल्केन में जिस कार्बन के साथ हेलोजन अटैच्ड है उस कार्बन के ऊपर ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट करके अटैक करेगी, यानी कि कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड फॉर्म होगा। और अगर कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड फॉर्म हुआ तो नाइट्रो एल्केन ही प्रिपेयर होगा, यानी कि NO2 ग्रुप जाके लगेगा। तो आप इसके बाद लिख सकते हो, आपने पहले लिखा कि AgONO इज ए कोवेलेंट कंपाउंड, आप इसकी स्ट्रक्चर बना लो ये। फिर लिखो द न्यूक्लियोफिलिक अटैक इन दिस केस, the nucleophilic attack in this case proceeds through less electronegative nitrogen only, and this way nitroalkane gets formed। तो आपने देखा कि KONO ऐड करें तो हमारे पास नाइट्राइटोएल्केन बना। अब अगर AgONO ऐड किया तो नाइट्रोएल्केन फॉर्म हो गया। फिर इसी तरह से हम फिफ्थ रिएक्शन करते हैं। इसके बाद सब्स्टिट्यूशन बाय नाइट्राइल ग्रुप, नाइट्राइल ग्रुप या साइनाइड ग्रुप, CN ग्रुप को हम बोलते हैं, IUPAC सिस्टम में नाइट्राइल ग्रुप कहा जाता है। तो ये किस तरह से होगी, तो जैसे हमने अभी नाइट्राइटोएल्केन और नाइट्रोएल्केन्स बनाए हैं बिल्कुल उसी तरीके से ही ये भी करेंगे कि अगर हम KCN ऐड करें इन दी हेलोएल्केन तब क्या होगा, यहां से KBr तो जाएगा ही जाएगा, ये आपको पता लग चुका है कि मेटल और हेलोजन जहां कहीं भी आमने सामने आए वहां से मेटल हेलाइड तो लूज होगा ही होगा। तो यहां पर बन जाएगा प्रोपेन नाइट्राइल प्लस KBr। तो आप देख सकते हो कि जो प्रोडक्ट बना उसमें 3 कार्बन एटम्स हैं और रिएक्टेंट में हमारे पास 2 कार्बन एटम्स हैं।
तो मतलब इस रिएक्शन को हम यूज कर सकते हैं टू इंक्रीज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द कंपाउंड, जिसको हम कॉमनली स्टेपिंग अप द सीरीज बोलते हैं। अब जो हमारे पास एल्केन नाइट्राइल बना, उसको हम आगे भी यूज कर सकते हैं कई और कंपाउंड्स बनाने में। एक एग्जांपल मैं इसी मेथड में और लिखता हूं कि अगर हमें प्रिपेयर करना हो ये इथेन नाइट्राइल, तो इसके लिए रिएक्टेंट्स हम कौन से यूज करेंगे? हम यूज करेंगे एक ब्रोमो मीथेन और इसमें ऐड कर देंगे KCN, पोटेशियम साइनाइड। तो यहां से KBr जो है वो निकल जाएगा और इथेन नाइट्राइल हमें ऑब्टेन होगा। तो ये जो एल्केन नाइट्राइल बना हमारे पास, ये एक बहुत वर्सेटाइल कंपाउंड होता है। इससे हम कई और तरह के कंपाउंड जो हैं वो प्रिपेयर कर सकते हैं। तो वो किस तरह से होंगे, तो वो हम देखते हैं अभी कि जो हमारे पास ये एल्केन नाइट्राइल बना, उससे हम और कई चीजें कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर हम इसका कर दें पार्शियल हाइड्रोलिसिस, जैसे इथेन नाइट्राइल बना था, पार्शियल हाइड्रोलिसिस का मतलब हाइड्रोलिसिस होता है क्लीवेज बाय एडिंग वाटर। तो पार्शियल मतलब टोटल हम क्लीवेज नहीं करेंगे। यहां पर कार्बन और नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसको हम कंप्लीटली ब्रेकअप नहीं करेंगे। यहां से दो जो बॉन्ड्स हैं डबल बॉन्ड को हम ब्रेक कर देंगे, यानी कि जो दोनों वीक हैं पाई बॉन्ड्स हैं उनको हम ब्रेक कर देंगे। तो इस काम को हम कहेंगे पार्शियल हाइड्रोलिसिस। और पार्शियल हाइड्रोलिसिस हम करते कैसे हैं? बाय ट्रीटिंग द नाइट्राइल विद डाइल्यूट HCl, सॉरी कंसेंट्रेटेड HCl। अगर हम कंसेंट्रेटेड एसिड का सॉल्यूशन लेंगे तो उसमें HCl मॉलिक्यूल्स थोड़े ज्यादा होंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स कम होंगे। तो हमारे पास अगर हम कंसेंट्रेटेड एसिड यूज करें तो ओनली वन वाटर मॉलिक्यूल विल बी अवेलेबल पर नाइट्राइल मॉलिक्यूल। एक नाइट्राइल के लिए एक वाटर मॉलिक्यूल ही अवेलेबल होगा। तो मैं यहां पर ये डॉटेड लाइन से बना रहा हूं कि ये वाटर जो है वो किस तरह से आके इंटरेक्ट करेगा। कार्बन और नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड था, ट्रिपल बॉन्ड में से हमने दो बॉन्ड्स ब्रेक किए, तो कार्बन का ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बन जाएगा और दो बॉन्ड नाइट्रोजन के भी ब्रेक हुए, इसके साथ ये दोनों हाइड्रोजन जाके अटैच हो जाएंगी। तो इस तरीके से हमें एसिड अमाइड जो है वो ऑब्टेन हो जाएगा। तो हमने नाइट्राइल से एसिड अमाइड इस तरीके से बना लिया। अब अगर हम इसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर लें, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होगा कि जब कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड को हम पूरा पूरा ब्रेक कर दें, तो उस काम के लिए हमें थोड़े ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल चाहिए होंगे। तो इसको हम कहेंगे कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। ये अब कैसे होगा? यहां पे कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड को पूरा पूरा ब्रेकअप करना है। पहले तो एक वाटर मॉलिक्यूल आके पहले जैसे पार्शियल हाइड्रोलिसिस ही करेगा। अब यहां पर देखो जो एसिड अमाइड बना, इसमें कार्बन के साथ एक डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन एटम अटैच्ड है, एक नाइट्रोजन एटम अटैच्ड है। दोनों ही कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, इसलिए कार्बन के ऊपर काफी सिग्निफिकेंट पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। तो जो दूसरा वाटर मॉलिक्यूल आएगा वो किस तरह से एडअप होगा कि नेगेटिवली चार्ज्ड OH ग्रुप जो है वो जाएगा टू पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन और H पॉजिटिव जो है वो NH2 ग्रुप के साथ जाके अटैच हो जाएगा और हमें ऑब्टेन होगा एक मॉलिक्यूल कार्बोक्सिलिक एसिड का और साथ में अमोनिया। नो डाउट अमोनिया बेसिक है, वो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन करके उसी टाइम अमोनियम सॉल्ट भी बना देगा। और
नाइट्राइल से हम और क्या ऑब्टेन कर सकते हैं कि इसकी अगर हम रिडक्शन कर दें किसी तरीके से, चाहे कैटालिटिक रिडक्शन करें चाहे केमिकल रिडक्शन करें, अगर इसमें निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम डालकर हम इसको हीट करें तो तब क्या होगा, यहां पर दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स एड अप हो जाएंगे और हमें एक प्राइमरी अमीन जो है वो मिल जाएगा। और अमीन से आगे अल्कोहल्स भी बना लेते हैं हम बड़ी इजीली। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि पहले हमने हेलोएल्केन लिया था, हेलोएल्केन से हमने नाइट्राइल बना लिया, नाइट्राइल से फिर आगे एसिड अमाइड बना लिया, कार्बोक्सिलिक एसिड बना लिया, अमीन बना लिया और अमीन से आगे बड़ी इजीली अल्कोहल भी बना लेते हैं और उनसे आगे कई कुछ और। तभी हम कहते हैं कि जो हेलोएल्केन्स होते हैं ये बहुत वर्सेटाइल रिएजेंट्स होते हैं, बड़े यूजफुल कंपाउंड्स होते हैं इन दी हैंड्स ऑफ ए केमिस्ट। कि एक केमिस्ट के हाथ में हेलोएल्केन आ जाए तो उससे वो कुछ भी और बना सकता है। फिर इसी तरह से हम इसके बाद करते हैं अगली रिएक्शन जो है, यानी कि सिक्स्थ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इट इज सब्स्टिट्यूशन बाय आइसोसाइनाइड ग्रुप। आइसोसाइनाइड होता है कि जब कार्बन के साथ नाइट्रोजन अटैच हो। तो ये रिएक्शन किस तरीके से प्रोसीड करती है ये आप लिख सकते हो कि अगर हम हेलोएल्केन में AgCN ऐड कर दें, सिल्वर साइनाइड या सिल्वर नाइट्राइल, तो सिल्वर आपको पता है कि मेटल है, तो मेटल हेलोजन जो हैं ये तो इमीडिएटली लूज हो ही जाएंगी, मेटल हेलाइड बन के AgBr बन के। और जो ये ग्रुप है CN ग्रुप, ये जाके कार्बन के साथ अटैच होगा। पर जैसे हमने पहले भी नाइट्रोएल्केन और नाइट्राइटोएल्केन्स बनाए थे, उसी तरीके से यहां पर भी थोड़ी ऑड सिचुएशन बनेगी, यानी कि हमें ऑब्टेन हो जाएगा आइसोसाइनाइड। तो यहां पर भी हमने देखा कि जैसे पहले KONO ऐड किया था तो हमें मिला था नाइट्राइटोएल्केन, और अगर AgONO ऐड किया था तो हमें ऑब्टेन हुआ था नाइट्रोएल्केन। उसी तरीके से अगर KCN ऐड करें तो एल्केन नाइट्राइल बनता है, और अगर AgCN ऐड करें तब हमें आइसोसाइनाइड जो है वो ऑब्टेन होता है। तो इसका रीजन भी बिल्कुल सिमिलर है कि KCN इज एन आयनिक कंपाउंड जो आयोनाइज होगा। तो मैं आपको इसका रीजन जो है वो समझा देता हूं, जिसको आप खुद लिख सकते हो बाद में, कि KCN is an ionic compound which ionizes as, इस तरह से। अब नेगेटिव चार्ज जो होगा that will be delocalized over both carbon as well as nitrogen, पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा थ्रू कार्बन ओनली, क्योंकि कार्बन जो रिजल्टिंग कार्बन कार्बन बॉन्ड बनेगा ये नॉन पोलर होने के कारण ज्यादा स्टेबल होता है, ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो इसलिए कार्बन के थ्रू ही न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा। एंड ऑन द अदर हैंड AgCN इज ए कोवेलेंट मॉलिक्यूल, ये कोवेलेंट कंपाउंड होता है। तो यहां पर सिर्फ नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है या पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, कार्बन के ऊपर ना तो लोन पेयर है ना ही पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। इसलिए न्यूक्लियोफिलिक अटैक विल अकर ओनली थ्रू नाइट्रोजन, और कार्बन के साथ नाइट्रोजन का बॉन्ड बनेगा, तो फिर उससे आगे रिजल्टिंग जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी एन आइसोसाइनाइड एंड नॉट ए साइनाइड। तो ये भी हमारे पास जो रिएक्शंस थी हो जाती हैं कि किस तरीके से अगर हम KCN ऐड करें तो एल्केन नाइट्राइल बनता है, और अगर AgCN ऐड करें तो आइसोसाइनाइड जो है वो बन जाता है। फिर इसके अगली रिएक्शन है हमारे पास आती सेवंथ,
सब्स्टिट्यूशन बाय कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कि जो भी हम हेलो एल्केन यूज करें उसमें अगर मैं ऐड कर दूं पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड में आपको पता है कि COOH ग्रुप होता है, तो यहां पर अगर मैं सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करूं तो सिल्वर क्योंकि मेटल है तो वो इमीडिएटली यहां से हेलोजन को ले जाएगी और हमें ऑब्टेन होगा एक एस्टर मॉलिक्यूल। ये CH3 सबसे पहले, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर ऑक्सीजन और उसके बाद ये CH2CH3। इस तरीके से एस्टर जो है वो ऑब्टेन हो जाएगा अगर हम करें सब्स्टिट्यूशन बाय कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो यहां पर हेलो एल्केन में हेलोजन रिमूव होके उसकी जगह पे कार्बोक्सिलेट ग्रुप जो है वो आके अटैच हो जाता है। और फिर इसके बाद 8th रिएक्शन हमारे पास आती है सब्स्टिट्यूशन बाय अमीनो ग्रुप। अमीनो ग्रुप होता है NH2 ग्रुप, ये वाला। अब ये वाली रिएक्शन थोड़ी सी लंबी है, तो यहां पर मैं ब्रोमोमीथेन की ही एग्जांपल ले लेता हूं कि अगर इसमें मैं अमोनिया ऐड करूं तो यहां पर अमोनिया में आप देख सकते हो कि नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर होता है, और क्योंकि नाइट्रोजन हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है इसलिए नाइट्रोजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज भी होगा। तो अगर पार्शियल नेगेटिव चार्ज भी है, लोन पेयर भी है, तो ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगी ओवर दिस कार्बन। तो यहां पर से ब्रोमीन को रिप्लेस करके NH2 ग्रुप ऐड हो जाएगा। किस तरह से ये रिएक्शन प्रोसीड करेगी, इधर से इसके साथ अमोनिया मॉलिक्यूल जो है वो ऐड होना शुरू होगा और ब्रोमीन जो एटम है वो जाना शुरू हो जाएगा, और फिर जब ये बॉन्ड बनेगा तो यहां से HBr जो है ये निकल जाएगा बाहर। तो इस तरीके से हमें मीथेन अमीन जो है वो ऑब्टेन होगा। तो रिएक्शन स्टार्ट क्यों हुई थी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, ये स्टार्ट हुई थी क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर अवेलेबल था फॉर डोनेशन। तो जो हमारे पास प्राइमरी अमीन बना इसमें भी नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर अवेलेबल है, और इस नाइट्रोजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग मिथाइल ग्रुप भी अटैच्ड है जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करता है और लोन पेयर की अवेलेबिलिटी फॉर डोनेशन उसको भी इंक्रीज करता है। तो इसलिए जैसे ही ये हमारे पास प्राइमरी अमीन बनेगा ये कंपीट करना शुरू कर देगा विद अमोनिया फॉर कैरिंग आउट द रिएक्शन। तो इस तरीके से अब हमें ऑब्टेन हो जाएगा एक सेकेंडरी अमीन, और सेकेंडरी अमीन में भी नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है और उसके साथ दो दो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स भी लगे हुए हैं। तो ये फर्दर अटैक करेंगे हेलो एल्केन के ऊपर। तो रिएक्शन किस तरह से होगी, मैं इसको थोड़ा इस तरीके से लिख देता हूं सेकेंडरी अमीन को। तो अब हमें ऑब्टेन होगा एक टर्शरी अमीन, पर नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर तो अभी भी अवेलेबल है, और अगर लोन पेयर है तो रिएक्शन विल प्रोसीड फर्दर। ये एक और हेलो एल्केन मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक करके वहां से Br नेगेटिव को रिप्लेस कर देगा। पर अब नाइट्रोजन के जब इसका बॉन्ड बना विद कार्बन तो नाइट्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा,
इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब नाइट्रोजन के साथ कोई हाइड्रोजन अटैच नहीं है, जैसे यहां पर एक थी, यहां पर दो थी, कि जिसको वो एज एच पॉजिटिव लूज करके अपने पॉजिटिव चार्ज से छुटकारा पा सके, इसलिए इसका पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर एज सच बना रहेगा और इसके साथ जो बी आर नेगेटिव आयन था वो जाके अटैच हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें टर्शरी अमोनियम जो सॉल्ट है वो मिलेगा। तो अगर हम हेलो एल्केन में अमोनिया ही जस्ट ऐड करें तो इस तरीके से बार बार ये रिएक्शन प्रोसीड करती करती हमें मिलेगा मिक्सचर ऑफ प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्शरी अमीन एंड क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। तो ये रिएक्शन जो है इसका हमें नेट कैसे लिखनी होगी, यानी कि पेपर में हम इस रिएक्शन को किस तरीके से लिख सकते हैं। ऑर्गेनिक रिएक्शंस को क्योंकि बैलेंस करने की चिंता हम नहीं करते, तो इस तरीके से प्राइमरी अमीन, फिर सेकेंडरी अमीन प्लस बनेगा टर्शरी अमीन और क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। इस तरीके से ये रिएक्शन प्रोसीड करेगी, हमें मिक्सचर ऑफ डिफरेंट अमीन्स और अमोनियम सॉल्ट ऑब्टेन होगा। तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं हॉफमैन्स अमोनोलिसिस रिएक्शन। हॉफमैन्स अमोनोलिसिस रिएक्शन कि अमोनिया डाल के हमने हेलो एल्केन में से कार्बन हेलोजन बॉन्ड को ब्रेक कर दिया, तो तभी इस रिएक्शन को हम अमोनोलिसिस रिएक्शन कहते हैं। फिर इसके बाद 9th रिएक्शन आती है सब्स्टिट्यूशन बाय थायो अल्कोहल ग्रुप, यानी कि SH ग्रुप। OH ग्रुप के साथ तो हमने सब्स्टिट्यूशन करी थी, जो सबसे पहली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन थी। अब पीरियोडिक टेबल में ऑक्सीजन वाली फैमिली में ही सल्फर होता है ऑक्सीजन के जस्ट नीचे, तो इसलिए ये भी जो है ये OH ग्रुप के जैसी प्रॉपर्टीज ही शो करेगा। यानी कि यहां पर अगर मैं ये सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड यूज करूं या बाइसल्फाइड यूज करूं, तो यहां से NaBr विल बी लॉस्ट और हमें मिल जाएगा कार्बन के साथ SH ग्रुप लग के। इसको कहा जाता है थायो अल्कोहल। अगर OH होता तो ये प्लेन अल्कोहल होती, और अब अगर SH ग्रुप है तो इसको हम थायो अल्कोहल बोलते हैं, और कॉमनली हम इसे कहते हैं इथेन थायोल, क्योंकि अल्कोहल के लिए हम सफिक्स ओल यूज करते हैं। तो इस तरीके से थायो अल्कोहल्स हम प्रिपेयर कर लेते हैं। फिर अगली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो है सब्स्टिट्यूशन बाय थायो ईथर ग्रुप, या सब्स्टिट्यूशन बाय मरकैप्टाइड ग्रुप। मरकैप्टाइड ग्रुप होता है SR ग्रुप। ये कि यहां पर हम NaSH की बजाय अगर यहां पर सल्फर के साथ मैंने मिथाइल ग्रुप अटैच कर दिया तो इट विल बी कॉल्ड सोडियम मिथाइल मरकैप्टाइड। तो इससे हमारे पास ये वाला कंपाउंड बनेगा। अगर तो ऑक्सीजन होती सल्फर की जगह पे तो हम इसको अनसिमेट्रिकल ईथर कह देते। अब क्या है, सल्फर है तो सल्फर वाली ईथर को हम थायो ईथर बोलते हैं। और यहां पर आप देख सकते हो कि सल्फर के एक साइड इथाइल ग्रुप है, दूसरी साइड मिथाइल ग्रुप है, इसलिए ये वाली ईथर होगी एक अनसिमेट्रिकल थायो ईथर। और अगर हमें सिमेट्रिकल थायो ईथर बनानी हो इसी मेथड से ही
कि अगर हमें ये वाली थायोईथर बनानी हो, एक सिमेट्रिकल थायोईथर, तो फिर हमें रिएक्टेंट्स में थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी। यानी कि यहां पर मैं सोडियम इथाइल मरकैप्टाइड यूज कर लूंगा, तो इधर से फिर NaBr लूज होके एक सिमेट्रिकल थायोईथर भी बन जाएगी। तो यहां पर बनी है सिमेट्रिकल थायोईथर, कि यहां पर सल्फर के दोनों साइड बिल्कुल सेम इथाइल ग्रुप्स जो हैं वो अटैच्ड हैं। तो आप लिख सकते हो इसके बाद कि सिमेट्रिकल थायोईथर्स कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड बाय treating the haloalkane with sodium sulfide. Symmetrical thioethers can also be prepared by treating the haloalkane with सोडियम सल्फाइड। सोडियम सल्फाइड होता है Na2S। तो बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने विलियमसन सिंथेसिस के बाद ड्राई सिल्वर ऑक्साइड Ag2O यूज करके सिमेट्रिकल ईथर बनाई थी, बिल्कुल वैसे ही हम यहां पर सिमेट्रिकल थायोईथर बना लेंगे। यानी कि एक सल्फर वाली ईथर जो है वो ऑब्टेन हो जाएगी। अब यहां पे सल्फर के साथ जो दोनों एल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड हैं वो दोनों बिल्कुल सेम हैं, इसलिए ये सिमेट्रिकल थायोईथर है। और लास्ट रिएक्शन बचती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, सब्स्टिट्यूशन बाय एल्काइनाइल ग्रुप। इसको हमें एल्काइल ग्रुप नहीं कहना चाहिए। एल्काइनाइल ग्रुप होता है कि ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन वाला कोई ग्रुप। ये चीज, इस ग्रुप से अगर हम सब्स्टिट्यूशन करें तो ये रिएक्शन आपने की थी इन द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हायर एल्काइंस। तो एल्काइंस हाइड्रोकार्बन चैप्टर में हम करते हैं एल्काइंस के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में यही रिएक्शन। जब हम एसिडिक नेचर ऑफ एल्काइंस स्टडी करते हैं तो वहां पर हमने सीखा था कि हम कैसे सोडियम एसिटिलाइड जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। तो अगर मैं सोडियम एसिटिलाइड हेलोएल्केन में ऐड करूं तो यहां से NaBr ने तो जाना ही जाना है। NaBr यहां से लूज हो जाएगा और हेलोएल्केन में से हेलोजन रिप्लेस होकर उसकी जगह पे ये अल्काइनाइल ग्रुप जो है वो आके अटैच हो जाएगा। तो पहले ये एसिटिलीन से बनाया जाता है, उसमें हमारे पास 2 ही कार्बन थे, और अब जो नया एल्काइन बना इसमें 4 कार्बन एटम्स हैं, इसलिए इस मेथड को भी हम स्टेपिंग अप द सीरीज के तौर पर यूज कर सकते हैं। तो इस रिएक्शन के साथ जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ हेलोएल्केन्स हैं वो खत्म होती है। तो हमने अभी 11 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो हैं वो कर ली है स्टडी। तो हेलोएल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बाद जो नेक्स्ट टाइप की रिएक्शंस आती हैं उनको हम कहते हैं एलिमिनेशन रिएक्शंस। तो सेकेंड टाइप हम बी से रिप्रेजेंट करेंगे, ये होंगी एलिमिनेशन रिएक्शंस। और ये आपको पता होगा कि जिन रिएक्शंस में कोई पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल जो लूज हो जाए, लॉस्ट हो जाए, उन रिएक्शंस को हम एलिमिनेशन रिएक्शंस कहते हैं। तो सिंपल वे में पहले देखते हैं कि रिएक्शन प्रोसीड कैसे करेगी। हम कोई भी हेलोएल्केन ले लें, फॉर एग्जांपल यहां पर ब्रोमोइथेन की मैं एग्जांपल ले रहा हूं। मैक्सिमम केसेस में मैंने ब्रोमोइथेन की एग्जांपल ही ली है,
वो सिर्फ इसलिए क्योंकि ब्रोमो एल्केन जो होते हैं दीज आर समवट मोर रिएक्टिव, क्लोरो एल्केन से ये ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, इसीलिए मैंने हमेशा ब्रोमो इथेन की एग्जांपल ली है। इसमें अगर KOH अल्कोहलिक ऐड किया जाए, अल्कोहलिक का मतलब कि अल्कोहल में डिजोल्व करके, यहाँ पर सॉल्वेंट हम कोई अल्कोहल लाइक इथेनॉल यूज कर रहे हैं, तो इससे एलिमिनेशन हो जाती है कि जिस कार्बन के साथ हैलोजन लगा है वहां से तो हैलोजन जाएगा, उसके नेक्स्ट कार्बन से हाइड्रोजन जाएगा और दोनों कार्बन में डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो यहां से HBr और KOH जो हैं ये दोनों आपस में रिएक्शन करके बना देंगे KBr एंड वाटर, क्योंकि HBr एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और KOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है, दोनों एक साथ रह ही नहीं सकते, वो आपस में रिएक्शन करके इमीडिएटली KBr और H2O बना देते हैं। अब ये वाली रिएक्शन प्रोसीड कैसे करती है, तो इसका सिंपल मैकेनिज्म है। सबसे पहले क्या यहाँ पर सिचुएशन चलेगी, KOH बीइंग अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ये आयोनाइज होगा और K पॉजिटिव देगा, तो K पॉजिटिव जो है वो हेलो एल्केन से Br नेगेटिव को खींच लेगा, यहां से Br नेगेटिव को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। ये तो हमें पता ही है कि कोई भी मेटल आए वो हेलोजन को तो लेकर जाती ही जाती है, और ये बॉन्ड ब्रेक होने से आप देख सकते हो इस बॉन्ड में कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का था, वो भी हमने ब्रोमीन के साथ ही रिमूव कर दिया। तो इस तरीके से जिस कार्बन के साथ हैलोजन लगा था उस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, तो इसके ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज और साथ में KBr बन जाएगा। तो जो ये अब बना कार्बोकेटायन, तो इसकी मैं स्ट्रक्चर एक्सपेंड करके लिखता हूं, सभी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स यहां पर अलग अलग दिखा रहा हूं। तो इसमें अब OH नेगेटिव जिसको हमने अल्कोहल में डिसॉल्व किया है KOH को, उसकी आयोनाइजेशन से बना OH नेगेटिव अल्कोहलिक आता है, तो वो क्या करेगा, अब वो या तो यहाँ पर C पॉजिटिव के साथ अटैच हो जाएगा, और ये भी हमें पता है कि OH नेगेटिव की प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करने की टेंडेंसी बेहद ज्यादा होती है। जब हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में सबसे पहली हमने रिएक्शन की थी जिसमें टर्शरी हेलो एल्केन के केस में हमने देखा था कि एल्कीन बन जाता है, अल्कोहल नहीं बन पाती। OH नेगेटिव आयन की ये नेचुरल टेंडेंसी होती है टू एब्स्ट्रैक्ट ए प्रोटॉन, और अगर OH नेगेटिव अल्कोहलिक है तो ये भी हम थोड़ी देर बाद रीजनिंग करेंगे कि अल्कोहलिक OH नेगेटिव जो है ये और ज्यादा स्ट्रांगली बेसिक होता है, मतलब इसकी टेंडेंसी टू एब्स्ट्रैक्ट ए प्रोटॉन और ज्यादा होती है। तो ये क्या करेगा, जो हमारे पास बीटा कार्बन है वहां से एक हाइड्रोजन को खींच लेगा एज H पॉजिटिव आयन, और आपको भी पता है कि ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन पॉजिटिवली चार्ज कार्बन के नेक्स्ट कार्बन के जो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड्स होते हैं वो पार्शियल बॉन्ड्स होते हैं या वीक बॉन्ड्स होते हैं, तो वहां से हाइड्रोजन बड़ी इजीली एब्स्ट्रैक्ट हो सकता है। अब पहली कार्बन के साथ सिर्फ 2 हाइड्रोजन ही बचेंगे, और जो पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन है ये वाली कार्बन, ये इन जो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर आएगा कार्बन के ऊपर उसको अपनी तरफ खींचकर दोनों कार्बन में डबल बॉन्ड बनाकर ये कन्वर्ट कर देगी, उसमें प्लस बन जाएगा वाटर। तो इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें अगर हम, तो जो सबसे पहले रिएक्शन लिखी थी वही बन जाएगी। तो इस तरह से जो हमारे पास ये डीहाइड्रोहेलोजिनेशन हुई वो प्रोसीड करती है। हमने क्या किया, एक हेलोजन को रिमूव किया, एक हाइड्रोजन को रिमूव किया, तभी हम इस रिएक्शन को डीहाइड्रोहेलोजिनेशन भी बोल देते हैं। तो आप लिख सकते हो डीहाइड्रो हेलोजिनेशन की लॉस ऑफ हाइड्रोजन एज वेल एज हेलोजन, ये चीज होगी। और साथ में यहां पर हाइड्रोजन कहां से लूज हुआ, किस कार्बन से, जिस कार्बन के साथ कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हो उस कार्बन को हम अल्फा कार्बन कहते हैं, उसके नेक्स्ट कार्बन को बीटा कार्बन, फिर गामा डेल्टा ईटा, इस तरह से।
तो हाइड्रोजन जाता है फ्रॉम बीटा कार्बन, तो इसीलिए ये जो रिएक्शन है ये प्रोसीड करती है, बीटा एलिमिनेशन मैकेनिज्म चलता है यहां पर। मतलब जो ये वाली रिएक्शन है एक्चुअली दिस इज बीटा एलिमिनेशन, कि बीटा पोजीशन से एक प्रोटॉन या एक हाइड्रोजन एटम यहां पर एलिमिनेट होता है। अब अगर तो किसी कंपाउंड में सिर्फ एक ही तरह के बीटा हाइड्रोजन हों तो फिर तो बड़े सिंपल वे में सिर्फ एक ही एल्कीन बनेगा या एक ही एलिमिनेशन प्रोडक्ट बनेगा। पर अगर एक से ज्यादा टाइप के बीटा हाइड्रोजन अवेलेबल हों तो तब डीहाइड्रोहेलोजिनेशन किस तरीके से प्रोसीड करेगी ये हम देखेंगे ये वाली एग्जांपल लेकर। ये अनसिमेट्रिकल हेलोएल्केन है। यहां पर आप देख सकते हो कि जिस कार्बन के साथ हेलोजन लगा है उसके साथ एक तरफ है इथाइल ग्रुप और दूसरी तरफ मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है। तो इस तरीके से ये एक अनसिमेट्रिकल हेलोएल्केन हुआ। और यहां पर दो बीटा कार्बन्स हैं, एक जिस कार्बन के साथ हेलोजन लगा है फंक्शनल ग्रुप लगा है वो तो अल्फा हुई, उसके नेक्स्ट कार्बन ये भी बीटा है और इधर भी बीटा कार्बन है। तो अब हमारे पास चॉइस है कि हाइड्रोजन को किस बीटा कार्बन से लूज करना है। अगर यहां से लूज करेंगे हम तो हमारे पास जो एल्कीन बनेगा वो इस तरह से होगा। अगर इसमें हम KOH अल्कोहलिक ऐड करें तो अगर बीटा हाइड्रोजन ये वाली, मैं इसको डिफरेंशिएट कर देता हूं बीटा डैश डालकर, अगर बीटा डैश वाली कार्बन से हाइड्रोजन जाएगी तब हमें एल्कीन जो है वो ऑब्टेन होगा ये ब्यूट 2 इन या 2 ब्यूटीन। और अगर बीटा कार्बन से हाइड्रोजन जाए तब हमें एल्कीन ऑब्टेन होगा ये वाला। पर जहां से मर्जी जाए निकलेगा तो HBr इस मॉलिक्यूल से, और HBr और KOH जो हैं वो मिलकर बना देंगे KBr एंड वाटर। अब इन दोनों में से कौन सा एल्कीन ज्यादा बनेगा तो वो हम देखेंगे ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। एंड प्रोडक्ट जो है वो कितना कर स्टेबल है। तो यहां पर हमारे पास अगर हम देखें कि ये सारे प्रोडक्ट्स ही बन जाएं तो ऊपर वाला एल्कीन आप देख सकते हो, हमने हाइपर कंजुगेशन की एप्लीकेशंस में पढ़ा था कि मोर एल्काइलेटेड एन एल्कीन मोर स्टेबल इट इज। यहां पर डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ दो दो एल्काइल ग्रुप्स या दो दो मिथाइल ग्रुप्स अटैच्ड हैं, और नीचे वाले केस में इस एल्कीन में डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ सिर्फ एक एल्काइल ग्रुप है और एक एलिलिक कार्बन है जिसके साथ सिर्फ दो हाइड्रोजन लगे हैं। तो इस केस में ओनली 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगी इन हाइपर कंजुगेशन, और ऊपर वाले केस में 3 3 6 और एक ये खुद 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगी। तो ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होने के कारण ऊपर वाला प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होगा। और ये भी आपको पता है कि मोर स्टेबल ए प्रोडक्ट मोर रेडिली इट इज फॉर्म्ड एंड फॉर्म्ड इन ग्रेटर क्वांटिटी। तो इसलिए ऊपर वाला एल्कीन होगा मेजर प्रोडक्ट, और नीचे वाला एल्कीन अगर बना थोड़ा बहुत तो ये होगा माइनर प्रोडक्ट, मतलब बहुत कम बनेगा। तो इस तरीके से जब हम डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करते हैं अनसिमेट्रिकल हेलोएल्केन्स की तो वहां पे जो हाइड्रोजन लूज होनी होती है वो किस बीटा कार्बन से जाएगी, इसको वर्ड्स में हम रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सेट-ज़ेफ़ रूल। आप लिख सकते हो सेट-ज़ेफ़ रूल। ये क्या है? ड्यूरिंग dehydrohalogenation of unsymmetrical haloalkanes or the haloalkanes in which more than one types of beta hydrogens are available,
hydrogen from that beta carbon is lost which contains lesser number of hydrogen atoms. Hydrogen from that beta carbon is lost which contains lesser number of hydrogen atoms. जैसे यहां पर बीटा डैश कार्बन, जो मैंने बीटा डैश लिख रखा है, इसके साथ 2 हाइड्रोजन अटैच्ड हैं, और बीटा कार्बन जो इधर लिखा है इसके साथ 3 हाइड्रोजन अटैच्ड हैं। तो सेडजेफ रूल हमें कहेगा कि जिसका बीटा कार्बन के साथ लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हैं, इलिमिनेशन वहीं पे होगी। तो ये इसका बेसिस है ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, कि जो प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होगा वही ज्यादा बनेगा। ये तो हम ऑर्गेनिक में बहुत बार देखते हैं कि मोर स्टेबल ए प्रोडक्ट मोर रेडिली इट इज फॉर्म्ड। तो इसीलिए ही जो ये सेडजेफ रूल के अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट बनता है वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल होता है। तो इसी तरीके से अगर हम कोई और एग्जांपल भी ले लें इसी बीटा एलिमिनेशन या डीहाइड्रोहेलोजिनेशन की, तो उसमें देखते हैं कि कौन सा एल्कीन हमारे पास मेजर प्रोडक्ट जो है वो बनेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये वाला हेलोएल्केन जो है इसको सिलेक्ट करूं, इसकी डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करनी हो, तो इसकी बजाय यही लेते हैं, थोड़ा ज्यादा सिंपल होगा। तो अब इसमें अगर मैं KOH अल्कोहलिक ऐड करूं तो तब यहां पर आप देखोगे अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन से हेलोजन जाएगा और बीटा कार्बन जो है उससे जाएगा हाइड्रोजन, और हमें ऑब्टेन होगा एक आइसोब्यूटिलीन। आइसोब्यूटिलीन जो है वो प्रोडक्ट फॉर्म होगा इस तरीके से, और प्लस बन जाएगा KBr एंड वाटर। तो यहां पर जो रिएक्टिविटी है हेलोएल्केन्स की, ये हम डीहाइड्रोहेलोजिनेशन में भी और जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की हैं उनमें भी देखते हैं कि और जो भी हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ द हेलोएल्केन है उसका क्या इंपैक्ट होगा ऑन द रिएक्टिविटी। तो आप लिख सकते हो हेडिंग इन्फ्लुएंस ऑफ स्ट्रक्चर ऑन relative reactivity of haloalkanes। इसमें हम 2 पॉइंट्स कंसिडर करेंगे। पहला है नेचर ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड, कि जो कार्बन हैलोजन बॉन्ड है उसकी नेचर के ऊपर कैसे ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी डिपेंड करेगा। यहां पर हम देखते हैं कि या तो कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड है, अगर हेलोएल्केन है तो किसी भी हैलोजन का बॉन्ड हो सकता है विद कार्बन, इस तरीके से। अब जो बॉन्ड जितनी इजीली ब्रेक होगा उतना ही ज्यादा रिएक्टिव वो वाला हेलोएल्केन होगा। यहां पर जो बॉन्ड जितनी इजीली ब्रेक हो, ये किस चीज पे डिपेंड करेगा, ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द कार्बन हैलोजन बॉन्ड। और कार्बन आयोडीन बॉन्ड जो होता है ये सबसे वीक होता है, क्योंकि बॉन्ड लेंथ ज्यादा होने के कारण इस बॉन्ड की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी सबसे कम होती है। तो इसलिए कार्बन आयोडीन बॉन्ड सबसे वीक होगा, उससे स्ट्रॉन्ग कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड, उससे स्ट्रॉन्ग कार्बन क्लोरीन, और सबसे स्ट्रॉन्ग होगा यहां पर कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड। तो हमें जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट हेलोएल्केन्स होगा उसमें हम देख सकते हैं कि RF जो है ये सबसे कम रिएक्टिव होगा, यानी कि फ्लोरोएल्केन, क्लोरोएल्केन उससे ज्यादा रिएक्टिव होगा, ब्रोमोएल्केन उससे ज्यादा, और आयोडोएल्केन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होंगे। तो ये नेचर ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड पे डिपेंड किया इनका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी,
कि जितने भी हैलोजन का साइज बड़ा होता जाएगा उसके साथ बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होने के कारण बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीज होगी, तो बॉन्ड फटाफट ब्रेक हो जाएगा। तो इस तरीके से आयोडोएल्केन जो हैं वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होंगे। फिर दूसरा पॉइंट यहां पर हम कंसिडर कर सकते हैं ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ हैलोएल्केन। तो हैलोएल्केन की स्ट्रक्चर जो है उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी के ऊपर क्या इन्फ्लुएंस होगा, तो इसके लिए मैं यहां पर एग्जांपल लेकर बात करता हूं कि अगर प्राइमरी हैलोएल्केन है, यहां पर जो हैलोजन लगी है वो प्राइमरी कार्बन के साथ लगी हो, और यहां पर जो हैलोजन है वो अगर लगी है सेकेंडरी कार्बन के साथ, और इधर हैलोजन जो है वो अगर अटैच करवा दी जाए विद टर्शरी कार्बन, तो ये होगा प्राइमरी हैलोएल्केन, ये होगा सेकेंडरी हैलोएल्केन, ये होगा टर्शरी हैलोएल्केन। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में भी और एलिमिनेशन रिएक्शंस में भी पहला स्टेप होता है कार्बन हैलोजन बॉन्ड का क्लीवेज। तो जो कार्बन हैलोजन बॉन्ड जल्दी ब्रेक होगा वही हैलोएल्केन ज्यादा रिएक्टिव होगा। यहां पर हम देख सकते हैं कि क्लोरीन क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, तो जब भी ये कार्बन क्लोरीन बॉन्ड ब्रेक होगा शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर विल ऑलवेज गो विद द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन। तो यहां पे हमारे पास बनेगा एक टर्शरी कार्बोकेटाइन, यहां पे बनेगा सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, और यहां पे बनेगा प्राइमरी कार्बोकेटाइन। और कार्बोकेटाइंस की स्टेबिलिटी आपने स्टडी की थी इन दी एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। जब हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स करते हैं तो उसमें इंडक्टिव इफेक्ट की एप्लीकेशंस में हम स्टडी करते हैं कि टर्शरी कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन उससे कम स्टेबल, और प्राइमरी कार्बोकेटाइन जो है वो सबसे कम स्टेबल होता है। तो ये भी आपको पता चल चुका है कि मोर स्टेबल ए प्रोडक्ट मोर रेडिली इट इज फॉर्म्ड। तो टर्शरी कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होने के कारण सबसे रेडिली फॉर्म होगा। तो इसका मतलब यहां पे कार्बन क्लोरीन बॉन्ड जो है वो सबसे इजीली ब्रेक होगा, तो इसलिए टर्शरी हैलोएल्केन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, सेकेंडरी हैलोएल्केन उससे कम रिएक्टिव होगा, और प्राइमरी हैलोएल्केन जो है वो सबसे कम रिएक्टिव होगा। इसी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी को हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, प्राइमरी हैलोएल्केन सबसे कम रिएक्टिव, सेकेंडरी उससे ज्यादा, और टर्शरी हैलोएल्केन जो है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी हमारे पास आएगा फ्रॉम द स्ट्रक्चर ऑफ द हैलोएल्केन कि वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है कि टर्शरी है। तो इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर जो रिएक्टिविटी ऑफ हैलोएल्केन्स है वो डिपेंड करेगी in nucleophilic substitution as well as in elimination reactions। तो यहां पर आपने देखा था, मैं आपको दो इक्वेशंस लिखकर यही बात फिर से दोहराता हूं। अगर हम हैलोएल्केन में KOH एक्वस ऐड करें यानी कि वाटर में डिसॉल्व करके ऐड करें तो KBr निकल जाता है और ब्रोमीन की जगह पे OH ग्रुप जाके कार्बन के साथ अटैच हो जाता है, यानी कि हमें इथेनॉल ऑब्टेन होती है, प्लस KBr प्लस नथिंग, सिर्फ KBr ही बनेगा। तो इस तरीके से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है जब हम KOH एक्वस को ऐड करें। और अगर अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ KOH हम यूज करें, अगर मैं हैलोएल्केन में KOH अल्कोहलिक ऐड करूं, मतलब अल्कोहल में डिसॉल्व करके यूज करूं, तब हमने अभी देखा कि एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, यानी कि एल्कीन फॉर्म होगा प्लस KBr प्लस वाटर। तो यहां पर ये क्वेश्चन अराइज होता है, आप लिख भी सकते हो, क्वेश्चन लिख लो कि वाई aqueous KOH causes substitution while alcoholic KOH causes elimination reaction
इन हेलोएल्केन्स। तो हेलोएल्केन्स में अगर एक्वस KOH डालें हम तो तब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, और अगर अल्कोहलिक KOH डालें तब एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। तो ऐसे क्यों होता है? तो यहां पर हम स्टडी करेंगे एक सिंपल सी बात। सबसे पहले तो जो मेटल आयन है वो हेलोजन को ले जाएगा और हमारे पास एक कार्बोकेटायन ऑब्टेन होगा। ये इथाइल कार्बोकेटायन ऑब्टेन हुआ, चाहे हम KOH एक्वस ऐड करें चाहे KOH अल्कोहलिक ऐड करें। अब अगर हम KOH एक्वस ऐड करें, एक्वस मतलब वाटर में डिसॉल्व करके, तो OH नेगेटिव आयन की एक्सटेंसिव सॉल्वेशन हो जाती है। जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, आपको पता होगा कि वाटर में हाइड्रोजन्स जो हैं ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होती हैं। अगर मैं स्ट्रक्चर ऑफ वाटर ही बनाकर आपको बताऊं तो वाटर की ऐसे बेंट और एंगुलर स्ट्रक्चर होती है। ऑक्सीजन क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ऑक्सीजन की तरफ को डिस्प्लेस होंगे, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, हाइड्रोजन के ऊपर आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो अगर हमें डाइपोल दिखाना हो तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है डाइपोल मूवमेंट, हम इस तरीके से दिखाएंगे। ये दो डाइपोल्स जो हैं वो बनेंगे, दोनों का रिजल्टेंट होगा बाय वेक्टर एडिशन ऑफ सॉरी हाँ जी, बाय वेक्टर एडिशन ऑफ दीज टू डाइपोल्स। तो इसका मतलब वाटर एक काफी सिग्निफिकेंटली पोलर सॉल्वेंट है। इसकी डाइपोल मूवमेंट भी आप स्टडी करते हो केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में कि 1.84 डिबे होती है। तो वाटर हमने देख लिया कि एक हाईली पोलर सॉल्वेंट है, इसलिए जो OH नेगेटिव आयन आया इसको वाटर मॉलिक्यूल सराउंड कर लेंगे विद देयर पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्ट, यानी कि हाइड्रोजन्स पॉइंटिंग टुवर्ड्स इट। अब यहां पे अभी मैंने बताया था कि हाइड्रोजन्स के ऊपर होता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, जबकि मैं जो ये सॉल्वेशन इसकी दिखा रहा हूं उसमें मैंने फुल पॉजिटिव लिखा है। तो चार्ज एक्चुअली पार्शियल पॉजिटिव ही होता है, पर क्योंकि जगह बहुत कम है जहां पर लिखना है इसलिए मैंने पार्शियल या डेल्टा नहीं लिखा है, पर मतलब इसका वही है। फिर इसके बाद सेकंड लेयर आएगी, फिर थर्ड लेयर। तो OH नेगेटिव आयन जो है इट विल बी एक्सटेंसिवली सॉल्वेटेड या एक्सटेंसिवली हाइड्रेटेड। तो अब नेगेटिव आयन जो है वो बहुत दूर बैठा है इस पॉजिटिव आयन से। तो यहां पर जो ये अल्फा हाइड्रोजन्स हैं इनके ऊपर तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ही है, उनकी तरफ ये OH नेगेटिव आयन उतना ज्यादा अट्रैक्शन एक्सपीरियंस नहीं करेगा। तो ये जाके सिर्फ जहां पर जिस कार्बन के ऊपर फुल पॉजिटिव चार्ज है वहीं पे जाके अटैच होगा। तो इसीलिए ही जब हम KOH एक्वस ऐड करते हैं या वाटर को सॉल्वेंट यूज करते हैं तब हमेशा अल्कोहल बनती है, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। पर अगर हम सॉल्वेंट यूज करें अल्कोहल तो तब कोई इस तरह से सॉल्वेशन नहीं होती उतनी ज्यादा, क्योंकि अल्कोहल जो है वो तो बहुत कम सॉल्वेशन करती है, उसमें एक हाइड्रोफोबिक एल्काइल चेन जो है वो काफी सिग्निफिकेंट साइज की होती है। तो इसलिए अल्कोहलिक KOH में OH नेगेटिव आयन की इस तरह से एक्सटेंसिव सॉल्वेशन नहीं होती। OH नेगेटिव आयन इज क्वाइट एक्सपोज्ड, और अगर वो एक्सपोज्ड है तो स्ट्रांगली न्यूक्लियोफिलिक होने के कारण वो यहां से जो बीटा कार्बन है उधर से एक प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, यानी कि तब इलिमिनेशन रिएक्शन जो है वो हो जाएगी। तो इस तरीके से मैंने आपको ये क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिया कि इन एक्वस मीडियम में जो OH नेगेटिव आयन है उसकी एक्सटेंसिव सॉल्वेशन हो जाती है। तो इतना हाईली सॉल्वेटेड या हाइड्रेटेड जो OH नेगेटिव आयन है वो प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट नहीं कर पाता फ्रॉम बीटा पोजीशन, तो इसलिए सिर्फ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। पर जब हम अल्कोहल को यूज करें एज ए सॉल्वेंट तब सिर्फ एलिमिनेशन होती है, क्योंकि तब कोई एक्सटेंसिव सॉल्वेशन नहीं होती। OH नेगेटिव आयन जो है वो काफी एक्सपोज्ड होता है, फिर वो प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है।
तो इसके साथ जो हमारे पास थी सेकंड टाइप की रिएक्शंस, एलिमिनेशन रिएक्शंस, वो होती हैं खत्म। फिर हेलोएल्केन्स में जो अगली टाइप की रिएक्शंस हैं, तीसरी टाइप की, जिनको मैं सी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये होती हैं रिएक्शंस विद एक्टिव मेटल्स। रिएक्शंस विद एक्टिव मेटल्स। अब एक्टिव मेटल्स क्या होती हैं? एक्टिव मेटल्स हम उनको कहते हैं जो मेटल्स एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर सकें, उनको हम एक्टिव मेटल्स कहते हैं। तो सबसे पहले इनमें हम करेंगे रिएक्शन विद सोडियम, और सोडियम के साथ हेलोएल्केन्स की रिएक्शन ये हमने स्टडी की थी इन द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स। जैसे यहां पर मैं क्लोरोमीथेन की बात करता हूं, अगर तो इसमें मेटेलिक सोडियम ऐड किया जाए अगर, तो आपको पता है मेटल की हैलोजन की तरफ अफिनिटी बहुत ज्यादा होती है कि मेटल को हैलोजन जहां से भी दिखें वो उसी टाइम एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है। तो इस तरीके से यहाँ पे दोनों मेटल एटम जो हैं, दो हैलोजन एटम्स को खींच ले जाएंगे और दोनों कार्बन का एक एक बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो इस कारण इन दोनों कार्बन में एक सिंगल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, +2 मोल्स ऑफ NaCl। इस तरीके से एल्केन बन गया। तो यही रिएक्शन हमने एल्केन्स के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में की थी। तब हमने इस रिएक्शन को नाम भी दिया था वर्ट्स रिएक्शन। इस रिएक्शन को वर्ट्स रिएक्शन भी कहा जाता है। तो इसकी ड्रॉबैक्स में भी आपने स्टडी किया था कि अगर हम एल्केन बनाना चाहें विद ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स तो तब प्रॉब्लम अराइज होती है, तो वो प्रॉफिटेबली नहीं बनता। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने यहां पर बनाना हो ब्यूटेन, +2 NaCl, ये प्रोडक्ट बनाना हो तो हम क्या करते हैं, मॉलिक्यूल के मिडल में से क्लीवेज करेंगे, दोनों कार्बन को एक एक हैलोजन लगा देंगे और हमें ऑब्टेन हो जाएंगे रिएक्टेंट्स। कि कौन से रिएक्टेंट्स जो हैं वो हम इस रिएक्शन के लिए यूज करेंगे। तो ये हमेशा हम करते हैं रिएक्शन इन ड्राई सॉल्वेंट, मतलब जिसमें मॉइस्चर जरा भी नहीं है। तो अगर हमें इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स वाला एल्केन बनाना हो तो सिर्फ एक हेलोएल्केन यूज करेंगे हम। तो सिर्फ एक एल्केन ही अगर यूज करेंगे तो सिर्फ एक हेलोएल्केन यूज करेंगे अगर, तो सिंगल एल्केन मॉलिक्यूल ही बनेगा। पर अगर हमें बनाना हो एल्केन हैविंग ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, तो उस केस में हमें दो डिफरेंट हेलोएल्केन्स यूज करने पड़ते हैं। यानी कि एक तरफ क्लोरोमीथेन लिया इस केस में और दूसरी तरफ होगा क्लोरोइथेन। तो अब अगर ये रिएक्शन चले तो एक केस होगा कि यहां से दो NaCl के यूनिट सेपरेट हो जाएं तो प्रोपेन बन जाए, और ये भी मैंने बताया था कि इक्वली प्रोबेबल होंगे चांसेस जब क्लोरोमीथेन के सामने क्लोरोमीथेन ही आ जाए यानी कि इथेन बन जाए, और क्लोरोइथेन के सामने क्लोरोइथेन ही आ जाए यानी कि ब्यूटेन बन जाए। और यहां पे अगर हम एल्केन बनाने लगे हैविंग ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, तो इस तरीके से हमें एक मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स जो है वो ऑब्टेन होता है। और इसमें आप देख सकते हो कि अगर हमें चाहिए सिर्फ प्रोपेन तो उसके साथ साथ एडिशनल इथेन और ब्यूटेन जो हैं वो भी फॉर्म हो रहे हैं। तो इसीलिए ही प्रोपेन की परसेंटेज यील्ड कम होगी और इसको इस मिक्सचर में से सेपरेट करना भी मुश्किल हो जाएगा। तो तभी हम कहते थे कि वर्ट्स रिएक्शन की हेल्प से
एल्केन अगर बनाना हो हैविंग ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स तो वो उतना प्रॉफिटेबल नहीं होता। अगर इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स वाला एल्केन बनाना हो तो वो सूटेबल रहता है। और वर्ड्स रिएक्शन से हम मीथेन बना ही नहीं सकते क्योंकि उसमें तो कार्बन एटम ही एक होता है। फिर इसके बाद अगली रिएक्शन आएगी, सेकेंड रिएक्शन हम यहां पर स्टडी करते हैं, रिएक्शन विद लिथियम। लिथियम भी एक बहुत रिएक्टिव मेटल होती है। अब जो लिथियम पॉजिटिव आयन होता है इसकी एक और स्पेशलिटी है कि लिथियम पॉजिटिव का साइज होगा बहुत छोटा। सबसे छोटा मेटेलिक केटायन होने के कारण इसकी पोलराइजिंग पावर बहुत ज्यादा होती है। और केमिकल बॉन्डिंग में आप पढ़ते हो फजान्स रूल्स, तो इसीलिए ही लिथियम पॉजिटिव की पोलराइजिंग पावर बहुत ज्यादा होने के कारण ये कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर सकता है विद कार्बन। तो इस तरीके से एक लिथियम तो एक क्लोरीन को लेकर जाएगा ही जाएगा, ये रिएक्शन तो होनी ही होनी है। और साथ में दूसरा लिथियम जो है वो कार्बन के साथ एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाकर एल्काइल लिथियम कंपाउंड बना लेगा, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। इथाइल लिथियम हम इस कंपाउंड को कहते हैं। यहां पर कार्बन का बॉन्ड है विद ए मेटल एटम, तो तभी इसको हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहते हैं। नो डाउट मेटल्स इलेक्ट्रो पॉजिटिव होती हैं और नॉन मेटल्स इलेक्ट्रो नेगेटिव, या दूसरे तरीके से कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिथियम के मुकाबले तो बेहद ज्यादा है। इसलिए शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर जो होगा कार्बन और लिथियम में वो तो ऑलमोस्ट कंप्लीटली ट्रांसफर्ड होगा ओवर कार्बन। कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, लिथियम के ऊपर पॉजिटिव होगा। तो तभी हमें इस रिएक्शन मिक्सचर को किसी भी प्रोटॉन डोनर या मॉइस्चर से स्पेयर रखना पड़ता है, यानी कि सॉल्वेंट हम यूज करते हैं जनरली ड्राई ईथर, दैट इज ईथर विदाउट इवन ट्रेसेस ऑफ मॉइस्चर। तो ये सेकंड रिएक्शन होती है, रिएक्शन विद लिथियम। फिर इसके बाद थर्ड रिएक्शन आती है, रिएक्शन विद मैग्नीशियम। रिएक्शन विद मैग्नीशियम ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें हम देखते हैं कि मैग्नीशियम जो है ये जो कार्बन के साथ ये भी लिथियम के जैसे ही बॉन्ड बनाकर एक बहुत ज्यादा सूटेबल या यूजफुल रिएक्टेंट बनाता है। सॉल्वेंट हम यहां पर भी ड्राई ईथर ही रखेंगे। मैग्नीशियम क्योंकि डाईवेलेंट मेटल है इसलिए ये कार्बन और हैलोजन के बीच में फिट हो जाती है। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर नो डाउट कार्बन के ऊपर होगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा और मैग्नीशियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो इस तरीके से इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बन गया, जिसको हम ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट भी कह देते हैं। एल्काइल मैग्नीशियम हेलाइड्स, इनको हम हमेशा ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट्स ही बोला करते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास जो मेटल्स के साथ रिएक्शन करते करते मैग्नीशियम के साथ अगर हेलो एल्केन रिएक्शन करे तो एक बहुत सूटेबल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है ये ऑब्टेन होता है। और मैग्नीशियम जो है ये एक इतना सूटेबल रिएक्टेंट है कि ये जितने भी हम आगे फंक्शनल ग्रुप्स करेंगे हर एक फंक्शनल ग्रुप के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में भी यूज होगा और आगे उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज में भी यूज होगा। जैसे हम अल्कोहल्स करेंगे, एल्डिहाइड कीटोन्स करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड्स करेंगे और कई टाइप के और कंपाउंड्स भी करेंगे। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है ये हर एक टाइप के फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड्स में यूज होगा।